हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विथ नीलम। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम 10 नेट 10 एमसीक्यू सीरीज का पार्ट 27 कंप्लीट करेंगे। उससे पहले आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करें। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए करते हैं हम शुरू आज का लेक्चर। हाल ही में समाचारों में चर्चा में रहा इलेक्ट्रॉनिक वैक्सीन इंटेलिजेंस नेटवर्क से संबंधित सत्य कथन का चयन करें। तो हमें यहाँ पर राइट आंसर चयन करना है। तो हमारा राइट आंसर होगा डी। जो इलेक्ट्रॉनिक वैक्सीन मिशन नेटवर्क है, ये इसका उद्देश्य आवश्यक प्रतिरक्षण सेवाएं सुनिश्चित करना, मतलब जो देश में बच्चे हैं उनके लिए जो भी टीके उनको लगते हैं, बीसीजी, पोलियो, ठीक है, जितने भी टीके लगते हैं उनको सुनिश्चित करना, उनमें कोई बाधा उत्पन्न ना हो, और टीकाकरण की जितनी भी आपूर्ति श्रृंखला होती है उसे मजबूत बनाना कि किसी भी पैंडेमिक या कोई और कंडीशन अगर आती है, आंदोलन वगैरह कोई भी कंडीशन जिसमें परिवहन बाधित होता है, तो ये प्रणाली हमारी क्या हो, बाधित ना हो। ओके, ये किसका हिस्सा है? तो ये है राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन का ही एक हिस्सा। तो ये आपको याद रखना है। राइट आंसर होगा डी। नेक्स्ट देख लेते हैं। हाल ही में चर्चा में रहा बीबो और वेदू सर्च क्रमशः निम्न में से क्या है? तो ये है सोशल नेटवर्किंग साइट्स और सर्च इंजन। जो ये बीबो है ये है ट्विटर की तरह एक सोशल नेटवर्किंग साइट्स, और वेदू जो है ये है गूगल की तरह एक सर्च इंजन। ओके, तो ये चर्चा में क्यों रहे? ये दोनों ही चाइना के हैं, और चाइना का जो ये दोनों एप्लीकेशन है इन्हें भारत सरकार द्वारा क्या कर दिया है, प्रतिबंधित कर दिया गया है, बैन कर दिया गया है इन्हें भारत में। जिससे क्या था, प्रधानमंत्री मोदी भी जुड़े हुए थे वाइडू से, और उन्होंने भी इससे क्या कर लिया है, पीछे हट गए हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा, एक सोशल नेटवर्किंग साइट से बीबो और सर्च इंजन है वेदू सर्च। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। लद्दाख में तैनात करने से चर्चा में रहा T-90, इससे संबंधित निम्नलिखित कथनों में से गलत का चयन करें। रॉन्ग ऑप्शन देखना है आपको। यह एक लड़ाकू फाइटर जेट है, यह मुख्य लड़ाकू टैंक है जिसका नाम भीष्म भी है, भीष्म भी कहा जाता है T-90 को। ये रूस द्वारा निर्मित है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो हमारा यहाँ पर जो रॉन्ग ऑप्शन होगा वो होगा ए। ये एक लड़ाकू फाइटर जेट नहीं है, ये एक लड़ाकू टैंक है। ओके, तो याद रखना ये कहाँ तैनात कर दिया गया है, लद्दाख में तैनात किया गया है, रूस द्वारा निर्मित है, और भारत में भी इसमें कुछ मॉडिफिकेशन किए गए हैं, और भारतीय नाम क्या है इसका, भीष्म है, और रूस के द्वारा नाम T-90 है। ओके, तो ये आप याद रखेंगे। हाल ही में पाकिस्तान ने उसके नए नक्शे में निम्न में से भारत के किन क्षेत्रों पर अपना झूठा दावा प्रस्तुत किया है? ओके, तो ये है लद्दाख, जूनागढ़ और जम्मू कश्मीर, 3 क्षेत्र हैं ये। तो हम इन्हें मैप में देख लेते हैं। याद रखिएगा तीनों क्षेत्र। ये है इसका ये नया मैप। ठीक है, ये जो द एक्सप्रेस ट्रिब्यूनल है, ये न्यूज़पेपर में आपको मैं दिखाती हूँ, इसमें ये नया मैप आया है। इस मैप में जो ये जूनागढ़ वाला क्षेत्र था हमारा, ठीक है, इसे पाकिस्तान ने किसका बताया है, स्वयं का बताया है। और ये वाला जो क्षेत्र, ये ब्लू लाइन जो जा रही है, इसने पूरा का पूरा जो जम्मू कश्मीर है, जिसे ये क्या बोलते थे, भारत ऑक्युपाइड कश्मीर। ठीक है, अब इन्होंने क्या शब्दावली यूज की है इसके लिए, भारत इलीगली ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर। ठीक है, तो ये वाला क्षेत्र इन्होंने क्या कर लिया है, अपना बताया है कि ये विवादित है। ठीक है, अभी देखिए ट्रेंड चल रहा है, पाकिस्तान, नेपाल और चाइना, ये लोग तीनों देशों की एक ही स्ट्रेटेजी काम कर रही है कि भाई नए नए नक्शे लेकर आना। तो इससे चिंतित होने वाली कोई बात नहीं है। नक्शों में आप परिवर्तन कर सकते हो, लेकिन विश्व स्तर पर इन्हें अभी नहीं लगता कि कोई देश मान्यता देगा। ठीक है, विश्व स्तर पर मान्यता देना प्लस यूएनओ में इससे रिलेटेड बहुत सारे रेजोल्यूशन होते हैं, उनको पार करना अति आवश्यक होता है। सिर्फ मैप में परिवर्तन करने से कुछ नहीं होता, लेकिन एक मामूली सी जो टेंशन होती है वो क्रिएट हो जाती है। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखिएगा। नया मैप ये है और ये ओल्ड मैप है। ठीक है, इन दोनों में ही आप डिफरेंस देख सकते हैं। ये इसका ओल्ड मैप की सीमा थी, और ये यहाँ से इसने जो नया मैप है, तो इसमें देखिए कितना सारा एरिया जो है यहाँ से इसने कैप्चर कर लिया है। ये वाला जो जूनागढ़ रियासत गुजरात, जूनागढ़ जो क्षेत्र है जो गुजरात का आता था, इवन सर क्रीक वाला एरिया भी इसने कहाँ बता दिया है, अपना स्वयं का इस मैप में बताया है। तो आपको याद रखना है पाकिस्तान और श्रीलंका, तो ये 2 देश हैं जिन्होंने अभी हाल ही में अपने मैप में परिवर्तन करके भारत के क्षेत्रों को अवैध रूप से अपने मैप में दिखाया है। ओके फ्रेंड्स, आई होप क्लियर हो चुका होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में चर्चा में रहे तूफान इसियस और तूफान हगुफिट से संबंधित प्रश्न नहीं होगा, ये तथ्यों का चयन करें। ठीक है,
राइट ऑप्शन देखना है हमें कि इनमें क्या राइट है। यह उष्णकटिबंधीय तूफान है। यह क्रमशः कैरेबियन सहित पूर्वी अमेरिका और चीन में आए हैं। ए और बी दोनों सत्य है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी। ये दोनों ही तूफान किस प्रकार के हैं? उष्णकटिबंधीय तूफान है। जो इसाइयस तूफान है ये कैरेबियन सागर सहित कहाँ पर आया? पूर्वी अमेरिका में आया था। और हगुपिट तूफान कहाँ पर आया था? तो ये चीन में आया था। दोनों ही आपके लिए इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए, वीडियो को लाइक करते जाइए फ्रेंड्स। भले चाहे आप जितने लोग देखते हैं उतने लोग प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। तो देखते हैं, हाल ही में सरकार द्वारा एरोस्पेस, डिफेंस, गुड्स और सेवा समेत अन्य रक्षा मदों से 2025 तक लगभग कितना टर्नओवर और किस नीति से प्राप्त करना है? कितना टर्नओवर प्राप्त करना है और किस नीति से? तो ये प्राप्त करना है 1,75,000 का टर्नओवर और प्राप्त करना है रक्षा उत्पादन और निर्यात संवर्धन योजना और नीति के द्वारा। इसमें क्या करना है? ये जो रक्षा उत्पादन और निर्यात संवर्धन नीति है, ये आत्मनिर्भर भारत अभियान का ही एक भाग है। इसमें क्या करना है? स्वदेशी हथियारों के निर्माण को क्या करना है? बढ़ावा देना है, जिससे हम क्या कर सके? स्वयं के हथियार बेच सके और विदेशी हथियारों पर हमारी डिपेंडेंसी कम हो धीरे धीरे। ओके, तो दोनों ही ऑप्शन आप याद रखेंगे। ग्रैंड इथोपियन रेनेसा बांध हाल ही में चर्चा में रहा। इससे संबंधित देखिए क्यों चर्चा में रहा। बांध में पहली बार पानी भरने से इथोपिया और मिस्र के मध्य विवाद की वजह है। और ए सत्य है परंतु बी असत्य है। ए और बी दोनों सत्य, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा डी। तो ये दोनों ही ऑप्शन सही सत्य हैं। ये इथोपिया और मिस्र के बीच में विवाद है और इस डैम में पहली बार क्या भरा है? पानी भरा है। कौन सा डैम है? ग्रैंड इथोपियन रेनेसा डैम। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में चर्चा में रही मौद्रिक नीति समिति से संबंधित गलत कथन का चयन करें। मौद्रिक नीति सबसे इंपॉर्टेंट और बेसिक क्वेश्चन आता है। मौद्रिक नीति कौन जारी करता है? तो आरबीआई लेकर आता है। और राजकोषीय नीति कौन जारी करता है? तो ये सरकार द्वारा जारी की जाती है या वित्त मंत्रालय बोल सकते हैं वो आप, ठीक है। मौद्रिक नीति समिति की बात हो रही है। यहाँ पे गठन कब हुआ? 2016 में। इस समिति की अध्यक्षता आरबीआई के गवर्नर द्वारा की जाती है। कौन है अभी 25वें गवर्नर? शक्तिकांत दास हैं, ठीक है। क्या इस समिति की राजकोषीय नीति पर विचार व्यक्त करती है? यह समिति किस पर विचार व्यक्त करती है? राजकोषीय नीति पर विचार व्यक्त करती है। यह समिति मौद्रिक नीति पर विचार व्यक्त करती है। हमें चूज करना था यहाँ पे रॉन्ग ऑप्शन। तो रॉन्ग ऑप्शन है राजकोषीय नीति, क्योंकि इस पे कौन करता है डिस्कशन? वित्त मंत्रालय द्वारा किया जाता है। सरकार निर्धारित करती है राजकोषीय नीति और मौद्रिक नीति निर्धारित करती है आरबीआई। तो हमारा यहाँ पर रॉन्ग आंसर क्या हो गया? सी हो गया। बाकी सभी ऑप्शन आप याद रखेंगे, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। हाल ही में 3 अगस्त 2020 को अमेरिकी नागरिकों के विदेशी प्रोफेशनलों के रखने पर रोक लगा दी गई। इससे संबंधित सत्य कथन का चयन करें। पहले आपको मामला समझा देती हूँ। देखिए क्या है कि जो डोनाल्ड ट्रंप है, इन्होंने अमेरिकी लोगों को नौकरियों में वरीयता देने के लिए, प्रेफरेंस देने के लिए ये क्या किया है? जो विदेशियों को वीजा दिया जाता था H1 वीजा, उस पर रोक लगा दी गई है। अमेरिकी कंपनियां क्या करती थी? जो भारतीय प्रोफेशनल्स हैं उन्हें नौकरियां देती थी, क्योंकि अमेरिका के जो श्रम कानून है वो कड़े हैं। उसके पर से मतलब उसके कॉन्टेक्स्ट में अगर भारतीयों को देखा जाए, प्रोफेशनल आईटी प्रोफेशनल को, तो वो कम में भी क्या करते हैं? जॉब एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो जो H1 वीजा है, इसमें क्या है कि जो H1 वीजा धारक होगा उसे $60,000 पर ईयर, ठीक है, लगभग 40 लाख रुपए जिसकी सैलरी होगी, उसे ये H1 वीजा दिया जाता था, ठीक है। और आईटी प्रोफेशनल को ज़्यादा दिया जाता, जैसे विप्रो हुआ, टीसीएस हुआ, ठीक है, इन्फोसिस हुआ, इनके कर्मचारी अमेरिका में ज़्यादा जाते थे और स्पेशली भारत के, ठीक है। देखिए इस वीजा की बहुत ज़्यादा डिमांड है। लगभग 85,000 लोग हर साल इसको अप्लाई करते हैं और इस 85,000 का 70% किनको प्राप्त होता है? भारतीयों को। तो आप समझ सकते हैं इस नीति का सर्वाधिक प्रभाव भारत पर और भारतीय अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा, ठीक है। तो इसको क्या किसने बंद कर दिया है? डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा इसे अभी रद्द कर दिया गया। किसको? H1 वीजा धारकों को अमेरिकी सरकारी कंपनियां नौकरी नहीं देंगी, ठीक है। और अगर देंगी तो इन्हें भारी टैक्स चुकाना पड़ेगा और इन पर कार्रवाई करेगी अमेरिकी सरकार। भारतीय आईटी कंपनियों को इससे बड़ा झटका लगा। इसका उद्देश्य अमेरिकियों के लिए नौकरी सुरक्षित करना। और हमारा राइट आंसर होगा डी, उपरोक्त सभी। ओके, और अगर आपको इससे रिलेटेड कोई स्पेसिफिक वीडियो चाहिए तो मैं छोटी सी वीडियो आप लोगों के लिए बना दूंगी, आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मुगल शासनकाल में मीर बख्शी शब्द निम्न में से किसके लिए प्रयुक्त होता था? तो मीर बख्शी शब्द होता था प्रधान सेनापति के लिए। मुख्य सेनापति था जो क्या करता था? सेना को नियमित करता था। सेना को दागने की प्रथा थी, उससे
करता था और मनसब निर्धारित करता था और वेतन बांटता था सेना में। ठीक है, तो ये सभी काम किसके होते थे मुगल सेना में? मीर बख्शी के होते थे। तो आपको ये सभी ऑप्शन याद रखना है। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।